आज 1 अगस्त है। आज हम अगर देखें तो 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए और इस सालों में हम अपना टैक्स निज़ाम डेवलप नहीं कर सके। हम वो निज़ाम नहीं बना सके जो आम आदमी को उसके समरात दे सके। हम वो निज़ाम नहीं बना सके जो एक बेहतरीन तौर पे वाज़े तौर पे एक सोसाइटी के लिए ज़रूरी होता है। हम वो निज़ाम नहीं बना सके जहाँ पे ज़्यादा आमदनी वालों से टैक्स लिया जा सके। हम वो निज़ाम नहीं बना सके जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकें टैक्स के पैसे से। हम वो निज़ाम नहीं बना सके जहाँ पे हम ये देखें कि आम आदमी जो है उसको तालीम मिले, सेहत मिले, सफरी सहूलत मिले। हम क्या बात करते हैं कि मैंने कैश पे ये चीज़ कर ली, मैंने रसीद तो ली ही नहीं। हम इसी बात में खुश होते हैं, लेकिन हमने ये जो हमारा रविश है इसने पाकिस्तान को मखरूस नहीं कर दिया बल्कि आने वाली हमारी नस्लों को भी मखरूस कर दिया है। सब मईशत पे बात करते हैं, सब जीडीपी की बात करते हैं, सब करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, लेकिन टैक्स देने को कोई तैयार नहीं है। जब भी बात होती है वो ये होती है कि दूसरा आदमी टैक्स दे, मैं टैक्स नहीं दे सकता, मेरे बिजनेस के मसाइल ऐसे हैं, महंगाई ज्यादा है, मेरे लिए मसाइल ज्यादा हैं। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो रोडों पे गाड़ियां भी नजर आती हैं। जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो लोगों के घर भी बनते हुए नजर आते हैं। जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो लोगों की शादियों में बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव किस्म के खाने भी और खर्चे भी होते हैं, लेकिन लोग टैक्स नहीं देने को तैयार हैं। जब तक मैं, आप और हम अपना टैक्स नहीं देंगे जो ड्यू टैक्स है, जब तक पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। आज हर तरफ पाकिस्तान का परचम लहराया जा रहा है, आज हर तरफ पाकिस्तान से मोहब्बत का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस पाकिस्तान को जब तक आप अपना ड्यू टैक्स नहीं देंगे, ये पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी का बहुत बड़ा एक मसला बनता रहेगा। और हमें चाहिए कि ये बात आज सोच लें, क्योंकि अब इससे आगे कहीं देर ना हो जाए। तो हमें सोचना चाहिए कि अगर हमें ड्यू टैक्स देना है और हमें कुछ अपने पास से कुछ देना है पाकिस्तान को, तो वो अपने टैक्स की सूरत में दें, जिससे जो पाकिस्तान का जो मईशी हालात हैं वो बेहतर हों। और जब बेहतर होंगी और चेक में पैसा आएगा तो आम आदमी पे वो खर्च हो। यहाँ पे आपका रोल है कि हुकूमत से ये सवाल करें कि वो टैक्स का पैसा कैसे खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ और उसको उसके क्या उन्होंने किस तरह उसको स्पेंडिंग की है आम आदमी पे। ये आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपना टैक्स देना होगा। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने ये प्रोग्राम में हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो हमें कॉल करें, हमसे बात करें। उनको टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई मुश्किलात हो रही हैं तो हम उनको असिस्टेंस देंगे, या वो अपना ड्यू टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो वो उनको फाइल करना चाहिए। टैक्स देना या कट जाना काफी नहीं है, आपको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। आपके स्क्रीन पे हमारा नंबर भी आ रहा होगा, आप हमसे बात कर सकते हैं और हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे जो कि बताएंगे कि कितना आसान है अब टैक्स रिटर्न फाइल करना। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे और मैं आपको बता रहा था कि हमने ये इस वक्त जो रिटर्न टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीजन है, इसमें हमने ये प्रोग्राम हर रोज हम हर वीक में ये प्रोग्राम करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को ये आगाही दें किस तरह आसानी से टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। अगर उनका टैक्स कटा हुआ है तो उनको कोई ऐसी मुश्किलात नहीं है टैक्स रिटर्न फाइल करने में, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि उनके असासे कहाँ से हैं। अगर आमदन कम है उनकी तो असासे ज्यादा हैं तो उसको रिकनसाइल करना भी जरूरी है। हमें ज्वाइन किया शिराज अहमद खान साहब ने, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे वक्त निकाला। शिराज हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट ऑन डेट की। जी सर। पाकिस्तान में आप देखें तो बड़ा लोगों के लिए आसान है कि नेशनल सेविंग्स में मुख्तलिफ जो स्कीम्स हैं उनमें पैसे जमा करा देते हैं, उससे प्रॉफिट आता है, मंथली भी आता है, उसके बाद 6 मंथली भी आता है, डिफरेंट स्कीम्स के साथ आता है, वो टैक्स काट लेते हैं। लेकिन जितने लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उतने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो रहे हैं। तो क्या लोगों को जो डर है या जो लोग रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, आप क्या समझते हैं कि टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत मुश्किल है अगर आपका टैक्स डिडक्ट हो जाए तो? सर सबसे आसान चीज ये है कि जब आपका टैक्स डिडक्ट हो गया, फॉरेन फाइलिंग में चला गया, तो आपके ऊपर कोई लायबिलिटी बनती नहीं है रिटर्न फाइलिंग के लिए, तो टैक्स पेमेंट के लिए। तो आप रिटर्न जब फाइल करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन हमारे इधर का सबसे बड़ा इशू ये आता है कि वी आर ऑलवेज लिस्टिंग टू पीपल ऑन मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन। तो वो कहते हैं छोड़ो क्या सिस्टम में आ जाओगे, ये हो जाएगा। जब आपका रिटर्न फाइल हो कि आपका टैक्स डिडक्ट हो गया, ठीक है, आपके और भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप और ज्यादा सुकून से बैठे हुए हैं। लेकिन बाय नॉट फाइलिंग योर टैक्स रिटर्न्स, इशू ये आ रहा है कि यू आर मेकिंग योर white money black, you're pushing it into a system which क्या कहते हैं unreconciled economy की तरफ लेके जा रहे होते हैं। Even though your tax is deducted,
ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका टैक्स रिटर्न टैक्स पे अच्छा यहाँ थ्रेशोल्ड भी है ना 5 मिलियन का, अगर उससे कम पे है तो आपका फाइनल टैक्स है, अदरवाइज वो इट ऑफ टू बी मतलब नॉर्मल टैक्स में चला जाता है वो। नॉर्मल टैक्स, जी जी नॉर्मल। अच्छा, अब आप अगर हम इस वक्त बात कर लें 5 मिलियन से कम जो लोग हैं उनके जो है 15% टैक्स कटता है, रेट ऑफ टैक्स 15% है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो अब आप टैक्स, अच्छा क्या मुझे जब मैं स्टेटमेंट फाइल करूं क्या मुझे उसके साथ अपना वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करना है? बिल्कुल जी, वेल्थ स्टेटमेंट फाइलिंग रिटर्न, जी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना जरूरी। वेल्थ स्टेटमेंट मुझे क्या दिखाना होता है अपना? वेल्थ स्टेटमेंट में जी जितने आपके असासे होते हैं कि आपके पास कैश कितना पड़ा है, आपका ज्वेलरी कितनी पड़ी है, आपके पास गाड़ी कौन सी है, घर कौन सा है, कहाँ से है, वो सारी चीजें जो जो आपके नाम पे होती हैं। और अब इशू ये कि अब कोई चीज छुपती नहीं है, ठीक है, सिंस बायोमेट्रिक आ गया है, नादरा इज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड विद एवरीथिंग, ठीक है, तो अब कोई चीज छुप नहीं सकती। और लोगों का आपने ये देखा होगा इन योर एक्सपीरियंस एज वेल एज माइन कि खास तौर में तब आपके पास ज्यादा फाइलर्स आ रहे होते हैं जब कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है। वो बेचारा बेशक सारी जिंदगी टैक्स पे करता आया है थ्रू प्रॉफिट एंड डेट, अब उसको कहीं से इनहेरिटेंस आई कुछ आया, जब वो खरीदने जाता है वो नॉन फाइलर होता है, उस वक्त पे या तो वो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहा होता है विदहोल्डिंग स्टेज पे एट द स्टेज ऑफ ट्रांसफर, या फिर वो उस वक्त फाइल कर होता है, तो पीछे रिकंसिलिएशन बड़ी मुश्किल हो जाती है जी। नहीं तो लेकिन अगर अपना मुझे आज एहसास होता है कि मैं अपना टैक्स रिटर्न फाइल करूं तो क्या मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं किस तरह अपने वेल्थ स्टेटमेंट कैसे रिकंसाइल करूंगा, कैसे रिटर्न फाइल कर सकूंगा? इसलिए लोगों के जहन में यही सवाल आता है कि आज अगर फाइल करते तो पिछले बारे में सवाल ना पूछा जाए। देखिए जी, सबसे पहले तो आप एनटीएन लें जाके, और उसके बाद अपना रिटर्न फाइल करें जिसमें आप अगर अब जाने की तो जरूरत नहीं, अब तो वेब पोर्टल पे आप एनटीएन ले सकते हैं ना। एग्जैक्टली, एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ। अब आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, जैसे वो ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स है, ठीक है, रास्ता है और ये सारी चीजें इसी तरह आप घर पे आके कर सकते हैं। और बड़ा स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारी वीडियोस डाल दी हैं, सारे स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई किस तरह फाइल करना है रिटर्न। And you have videos available on YouTube as well, and you can obviously consult your professionals at the same time अगर आपको किसी चीज की इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो या हेल्प की जरूरत हो। It has become very easy to do it. अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अर्बन, बहुत से लोग कहते हैं रूरल एरियाज में लोग जो हैं वो आईटी या रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, तो मैनुअल रिटर्न फाइल किया जा सकता है? बिल्कुल सर, उसकी एक लिमिटेशन है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम हैव मूव्ड ऑन टू ऑनलाइन नाउ, लेकिन मैनुअल रिटर्न भी फाइल किया जा सकता है। अच्छा, फाइल किया जा सकता है, बशर्ते उसमें कोई डिडक्शन ना हुई हो, विदहोल्डिंग किसी चीज की ना हुई हो। अगर आपकी विदहोल्डिंग हो चुकी है किसी चीज में भी तो देन यू हैव टू फाइल रिटर्न ऑनलाइन। अच्छा, अच्छा, अगर आप टैक्स कट गया तो फिर आपको ऑनलाइन फाइल करना पड़ेगा? जी, विदहोल्डिंग होगी तो आपको ऑनलाइन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मतलब इसमें ये नहीं है कि ये मैनुअल फाइल हो सके? नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने अपना आज पहली दफा रिटर्न फाइल कर रहा हूं तो मुझे अपने पिछले 4-5 साल की चीजों को रिकंसाइल करके फिर अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए? किस तरह मुझे टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए? बिल्कुल, आप पिछले सालों के जो 5 से 6 साल का आप रिकंसाइल करेंगे, उसके बाद आप रिटर्न फाइल करने जाएंगे, क्योंकि जब आप अपने आप को रजिस्टर करके ऑनलाइन फाइल करेंगे तो द कमिश्नर हैज द पावर, ठीक है, कि आपको वो नोटिस भेजेगा पिछले सालों के आप पिछले सालों के बता दें अच्छा आपकी आमदन क्या थी आपकी। कुछ लोग हैं जो बिलो टैक्स से बते जिनकी कोई टैक्स नहीं बनी थी, दैट्स फाइन, लेकिन देयर आर पीपल जो कि टैक्सेबल इनकम कमा रहे थे लेकिन वो टैक्स नहीं पे कर रहे थे, तो उसके लिए भी सारा द डिपार्टमेंट हैज टू नो एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन। लेकिन शिराज साहब, ये लोगों को जहन में यही चीज है कि अगर एक दफा हमने रिटर्न फाइल किया तो हम पिछले सालों के बारे में पूछा जाएगा हमसे, तो ये किस तरह आप समझते हैं कि ये एफबीआई या पॉलिसी मेकर इसको किस तरह एड्रेस करें ताकि लोग इंकरेज हों रिटर्न टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए? क्योंकि पिछले बारों में अगर कोई आदमी आगे खुद से रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसको तो आपने तो डिस्कवर नहीं किया, तो आप उसको आपके जहन में कोई ऐसा वो है कि जो आप सजेस्ट करें कि लोगों के लिए उससे ईज हो सके? Sir, I mean, I'll play the devil's advocate for a second. I know I'll have a lot of haters, लेकिन अब आप ये देखिए कि जो रिटेलर टैक्स लगाया गया है, that is an exemption on everything. आपको एक तरीके से एमनेस्टी दी थी रिटेलर्स को of a certain extent, ठीक है, कि महाना 3000 लगा के उसमें भी लोग शोर मचा रहे कि देखो इतना ज्यादा बिल आ गया है, लोग अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, and they're always hiding or trying not to pay. Taxes is something which we never pay willingly or happily, लेकिन it's just a duty we have to do. ठीक है, लोगों के लिए जहां तक की बात है कि द डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी डूइंग अ लॉट, कि आप देखें ना कि यूजर फ्रेंडली वेबसाइट्स बना दी हैं, वीडियोस डाल दी हैं, जो कि पहले ये चीजें नहीं थी, उर्दू में चीजें डाल दी हैं। हाँ, ये जाके एक ये कर सकते हैं, कियोस्क बना सकते हैं अपने उन इलाकों में, ठीक है, और वहां पे जाके एटलीस्ट एनटीएन तो बंदा ले सके,
नहीं, अपना लेकिन रजिस्टर तो कर सकते आप जो प्रैक्टिस में नहीं आए थे तो उस वक्त ये लॉ होता था कि जी आप पहला रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 3 टाइम आपके जो इन्वेस्टमेंट है आपको वाइट मिल जाती थी। इस तरह की कोई चीज आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को लानी चाहिए ताकि लोगों को ये डर खत्म हो कि पिछले बेसिकली लोग नोटिस से घबराते हैं, सवाल का जवाब देने से घबराते हैं कि पिछले सालों में टैक्स रिटर्न क्यों नहीं फाइल किया। अब उसकी वजूहत बहुत सारी ये हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें अवेयरनेस नहीं थी, कुछ लोग ये कहते हैं हमें समझ में नहीं आया, कुछ लोग बाय चॉइस नहीं फाइल करते। डिफरेंट कैटेगरीज हैं हर आदमी की। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को अगर खुद से रिटर्न फाइल करने आ रहा है तो उसको कुछ फैसिलिटेट करना चाहिए? फैसिलिटेट जरूर करना चाहिए कि पिछले अगर आप करते हैं कि obscene अमाउंट नहीं है, बिलो टैक्सेबल है, इट्स अ सर्टेन। देखिए द थिंग इज कि वी हैव टू लुक एट ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब अगर आप ये कहते हैं कि उन्होंने सीधी सीधी एक एमनेस्टी एक तरीके से कह दें कि भाई आप रिटर्न फाइलर बन जाओ, जो कि गवर्नमेंट ने बहुत दफा दी है कि भाई अपने एसेट्स वाइट कर लो, सारा कुछ लो, पीपल आर स्टिल हेजिटेंट बिकॉज देयर इज अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट ऑन बोथ पार्ट्स। No, people are hesitant or people they are not bothered. It's a bit of both. Okay. कि पीपल, अब वो अगर मैं छोटी सी एक एग्जांपल दूं, बड़ी बुरी भी हो सकती है शायद, कि एक वो था कि चलें इट्स गोना बी अ लॉन्ग एग्जांपल, लेकिन पीपल आर वेरी हेजिटेंट एंड दे डोंट केयर एट द सेम टाइम। लोगों को ये होता है छोड़ो, जो नोटिस आएगा फाड़ के भेज देंगे, हमें कौन पूछता है, ऑनलाइन आएगा देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अब जो इन्होंने नादरा के साथ कनेक्ट किया है अपने आप को, एंड दे विल बी सेंडिंग नोटिस थ्रू द बिल्स, जो भी सारी चीजें आपके डेटा कलेक्ट होगा उसके बाद जाएगा, इट विल बी अ बिगर हिट ऑन द टैक्स पेयर। तो बेहतर नहीं है कि बंदा आपसे सवाल पूछने से पहले आप खुद जवाब दे दें। आपको जबरदस्ती सिस्टम में लाने से ज्यादा। अच्छा, और ये जो सिम ब्लॉक करने का इन्होंने कहा है कि अगर आप फाइलर नहीं होंगे और सिम ब्लॉक करनी होगी तो आप उससे आप एग्री करते हैं? आप क्या समझते हैं कि लोग इसके बगैर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे? नहीं सर, आई डोंट थिंक दैट विल वर्क, बिकॉज अगर आप अभी भी चले जाएं, जब से बायोमेट्रिक आया है सिम्स का, वो एक बंदे के नाम पे 5-5 सिमें निकली हुई है। मैं अगर नॉन फाइलर हूँ, मैं नॉन फाइलर हूँ, मैं किसी फाइलर के जो बायोमेट्रिक जिसने कराया मैं उसके नाम से निकलवा रही है। I mean, there's always loopholes in the system which will make it very difficult. लेकिन the thing is कि हाँ, बिजली के बिल आप ये कर लें कि टैक्सेस थ्रू बिल्स कनेक्ट करना शुरू कर लें। भाई आपका एक सर्टेन टैक्स, जैसे अभी विदहोल्डिंग एडवांस टैक्स करते हैं, आप उसको फिक्स टैक्स कर लें, ठीक है। हर घर की आमदन के हिसाब के पता लग जाएगा। आप अभी जो इलेक्ट्रिसिटी पे बिल आया उसमें तो गवर्नमेंट फुट डाउन करने जा रही है, गवर्नमेंट तो सरेंडर कर रही है उसको। सर यही तो इशू है, हमारे एक जगह शोर मचता है, ठीक है, दूसरी जगह रोडों पे आ जाते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम। बस शोर मचता है कि प्रेशर डाल दो, दुकानें बंद कर दो, एंड दैट्स इट, वी बैक टू स्क्वायर वन। कभी भी हम आगे नहीं बढ़ते। हम हमेशा, अगर आप इंग्लैंड में देखें, यूएस में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, कनाडा में देखें, पीपल आर मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज दे आर पेइंग देयर टैक्सेस। हमारा सिर्फ ये एक चीज आती है कि यार उसने क्या किया, हमारे पैसे नहीं लगे, हमें क्या पता गवर्नमेंट कहाँ लगाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप पे कर दो, देन आस्क द क्वेश्चंस। आप पे करने से पहले क्वेश्चंस आस्क करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, बेसिकली आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, अगर आप चाहें तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। शिराज, मुझे ये बताइए कि अभी इस वक्त जो पोजीशन है, FBI जो नया बजट आया उसमें उन्होंने ऑडिट के हवाले से भी 4 साल की कंडीशन ले आए हैं, तो आप क्या समझते हैं ये कि एक मुस्बत इकदाम है? सर बहुत अच्छी बात है। इट्स ट्राइंग टू विन द ट्रस्ट ऑफ द सिस्टम। देखिए जी, FBI जो पहले CBR था, ठीक है, 2000 आई थिंक 5-6 मुशर्रफ टाइम आई वाज़न्ट देयर, लेकिन वो मुशर्रफ टाइम है। आप देखें, इट वाज द सेम CBR जिसने सबसे ज्यादा कलेक्शन की, ठीक है, विलिंगली, ये नहीं कि विदहोल्डिंग की बेसिस पे, उसने सबसे ज्यादा कलेक्शन की। बिजनेसमैन खुद खुशी से दे रहा था, इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, बिजनेसमैन वर हैप्पी पेइंग देम ऑफ बिकॉज उनको पता था कि ठीक है, हम खुशी से पे कर रहे हैं तो हमें आगे तंग नहीं कर रहा, ठीक है, सिस्टम फजूल के नोटिस नहीं आ रहे। क्यों? ऑडिट का मतलब ये है ना कि भाई अगर आपने शॉर्ट पे किया हुआ है उसको रिकवर करने की बात आती है। इवन तो ऑडिट से ज्यादा रिकवरी होती नहीं है एज कम्पेयर टू विदहोल्डिंग्स इन आवर सोसाइटी। सही है। तो आप ये समझते हैं कि अच्छा इकदाम है? बहुत अच्छा इकदाम। आप समझते हैं कि रिटर्न फाइल करना चाहिए लोगों को, और एक्सक्यूज जो है ये लोग एक्सक्यूज दे रहे हैं लोगों को फाइल करना इतना प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, अभी अगर आपको कहीं वीजा लगवाना है, आपको रिटर्न की जरूरत है, रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। आपको घर खरीदना है, आपको रिटर्न, आपने ज्वेलरी खरीदने जाना है, DNFBB में जब से ज्वेलर्स रजिस्टर हो गए, आपको रिटर्न फाइल करना है। बैंक में अकाउंट खोलना, रिटर्न फाइल करना है। यू नीड योर NTN एंड बी एन एक्टिव टैक्स पेयर। तो आपका जो नेट है वो टाइट से टाइट पर होता जा रहा है। तो इट्स बेटर
कि मुसीबत में आके आप अपने आप को रिटर्न फाइल करें, उस वक्त जाके जो परेशानी में बंदा भूल भी जाता है चीजें। शिराज, ये आप तो relax 3-4 साल से ये चीजें चल रही हैं, लेकिन वो उस नंबर से चीजें जो है रिफ्लेक्ट नहीं कर रही कि टैक्स फाइलर बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या लोग अपने आप को कैश पे ट्रांजैक्शन पे मूव कर रहे हैं, या मतलब ये चीजें कर नहीं रहे, या कैश पे सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है? बिल्कुल सर, कैश बेसिस आपका ज्यादा बढ़ गया है। जब से बैंक्स ने भी आपके ट्रांजैक्शन फीस ज्यादा कर दी है, क्योंकि उनको बोला है कि इंटरेस्ट वगैरह खत्म करो इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, इस्लामिक बैंकिंग में आओ, तो वो कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो लोग फिर हर चीज का सवाल जवाब देने से बेहतर है कैश में डीलिंग करना। कि वो कोई प्रॉपर्टी लेने जाओ, कोई पेमेंट आए तो आपको हमेशा डीड देनी है, सारा कुछ करना है, विच इज अ गुड थिंग, विच इज वेरी गुड थिंग। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि देयर शुड बी वन सिस्टम जिसमें आपने सारी चीजें अपनी डाली, which goes through, which is spread through across your entire जितने भी बाकी systems है। आपने बिजली का बिल का ये जो आजकल इशू आ रहा है कि 6,000 रुपए नॉन फाइलर के लगे, आप FBR में अपना बिजली का मीटर डालते हैं, वो ऑटोमेटिकली के इलेक्ट्रिक को अपडेट कर देता, आपको ना दफ्तर जाने की जरूरत थी, ना ख्वान होने की जरूरत थी। द इशू विद इन आवर कंट्री इज कि हमारे सिस्टम्स आर वेल इन प्लेस, लेकिन जो IT का फैक्टर आता है कि वी आर स्टेप बिहाइंड, और जो सिस्टम इन प्लेस है, इंस्टेड ऑफ असिस्टिंग द टैक्स पेयर और द पर्सन who has to go through it, ठीक है, उसके लिए थोड़े से हर्डल्स ज्यादा पैदा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का कल्चर ही थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कौन बात कर रही हो, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, ये जो आज चैनल है, मुझे वहाँ ये कॉल नंबर लिखा हुआ है, तो मैंने जी बताइए, आप सवाल कर सकती हैं, बताइए। मैं तो सवाल तो मैं उनसे करूंगी ना जी, मैं आप हैं लाइव? ये अनवर काशिफ साहब है ना? जी जी, उनसे बात करना चाहती जी जी, आप बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, आप बात कर रहे हैं मुझसे? जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि मैं जॉब करती थी कंपनी में, जी, तो मतलब ये कि रिटायर हो गई हूँ 2020 में। जी 2020 में मैं रिटायर हो चुकी हूँ। जी, जी बताइए। अब मैं जी, मैं ये चाह रही थी कि ना, मैं फाइलर हूँ, लेकिन अब फाइल कैसे मतलब वो करूंगी मैं ना, इनकम टैक्स कैसे पे करूंगी? ठीक है, क्योंकि ये ठीक। कि जो रिटायरमेंट के पैसे हैं वो तो बैंक में हैं, ठीक है, तो मैं तो अब कुछ भी नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी मुझे कुछ मतलब करना पड़ेगा, कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा मेरा। मैं आपको जवाब देता हूँ। आपको मैं बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली आप रिटायर हो गई हैं, तो आप टैक्स, अगर आपकी टैक्सेबल सैलरी थी तो अब आपको टैक्स तो आपका डिडक्ट नहीं होगा, और जो आपको पेंशन की चीजें मिली हैं वो अगर आपने कहीं इन्वेस्ट की हैं तो उस पर कोई जैसे हमने बताया कि सेविंग स्कीम में कोई इन्वेस्ट किया है, या आपने कोई शेयर परचेज किया है, तो उन पर टैक्स कट के डिविडेंड की सूरत में आपके पास आएगा, तो आपको टैक्स रिटर्न अपना फाइल करता है। और इवन अगर आपके पास कोई इनकम नहीं है जो कि इस वक्त रिटायरमेंट के बाद, तो आप अपना निल रिटर्न फाइल करती रहें, ताकि आपका वो जो एनटीएन है वो कंटिन्यू रहे, और आप किसी स्टेज पे 1 साल बाद 2 साल बाद कोई प्रोजेक्ट, कोई जॉब आपको दोबारा मिलती है, कोई प्राइवेट बिजनेस करना आप शुरू करती हैं, तो आपका एनटीएन अलाइव रहे, और आप अपने उसी एनटीएन पे फिर अपना स्टेटस चेंज करके एम्प्लॉय से आप बिजनेस या जो भी आप काम कर रहे हैं वहां पे आप इजिली अपना स्टेटस चेंज करें और अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते रहें। तो ये जो आपका फाइलर का स्टेटस है, इसको कंटिन्यू रखें, और अब आपको कोई टैक्स ऐसा डिडक्ट नहीं होगा, ना आपको कोई टैक्स देना है, लेकिन इवन देन आपको निल रिटर्न फाइल करना है। निल रिटर्न पे कभी ये सवाल आ सकता है कि आपसे कि आप अपने मीन्स कैसे पूरे कर रही हैं। आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट की स्कीम है तो उससे आप जवाब दे सकती हैं कि जी मैंने सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ और वहां से मैं जो है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस और या अपने किचन के एक्सपेंसेस मीट कर रही हूँ। आई होप मैं आपके जवाब को सवाल को एक्सप्लेन कर सकूँ। जी शिराज, बेसिकली अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे इस वक्त हमारी जो सूरत हाल है, हमारे 3 मिलियन फाइलर्स हैं हमारे पास इस वक्त, और ये कोशिश की जा रही है पिछले 3 साल से 4 साल से, आप भी देख रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए, ये बढ़ नहीं रहा। अच्छा, उसके बाद ATL की जो एक एक्सरसाइज की ये वो भी आ गई, फाइलर नॉन फाइलर का इशू भी आ गया, अब प्रॉपर्टी के पे भी नॉन फाइलर और फाइलर। तो क्या ये डेटा पे काम नहीं हो रहा, या जो एक्चुअली हमारी लिमिटेड पोटेंशियल ही इतना है 3 मिलियन का? नहीं सर, लिमिटेड पोटेंशियल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप टॉप टैक्स 100 टैक्स पेयर को देखें तो कितनी हमारी आबादी है, 14 करोड़ में सिर्फ 100 बंदा ही टैक्स इतना ज्यादा पे कर रहा है। आई डोंट थिंक सो। हमारे देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एंड देयर इज डेफिनेट रिस्ट्रिक्शन ऑफ when you're saying understanding on part of FBR or on part of the tax filers? So both parts. Okay. The FBR is absolutely
not in touch with the grassroots level, जहाँ से सारा टैक्स जमा हो रहा है, जहाँ के पूरा चल रहा है, they do not understand कि इनकी मेंटालिटी क्या है. अब जैसे इन्होंने IT में स्विच किया एकदम से, which was amazing. I mean, it was the best move to make it very simple. But at the same time, expecting a guy who is an illiterate, ठीक है, वो जिसने जो दुकान चला रहा है, जिसने ना अपने पास मुंशी रखा हुआ है, ना कुछ रखा हुआ है, कि वो एकदम से रिटर्न फाइल करने के ऑनलाइन आ जाए, जिसने कभी कंप्यूटर भी ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा होता, ठीक है, तो वो इट वाज अ बिग टास्क फ्रॉम टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. तो ये जो इन्होंने डिफरेंट चीज लेकर आए कि चलो ठीक है बिल में लगा लो, या एनी अदर मींस ऑफ गेटिंग मनी फ्रॉम द टैक्सेस. व्हाट यू आर सेइंग कि डेटा मैचिंग सही नहीं हो रही, डेटा को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, यूटिलाइज नहीं किया जा रहा सर. मैचिंग तो है. इफ यू एंड आई विल बी अपॉल्ड एट द फैक्ट कि अगर ये सिर्फ एक क्लिक ऑफ बटन में इनका जितनी डिटेल मौजूद है, हमें भी नहीं पता हो कि हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद है जो इनके पास मौजूद है, ठीक है, हर चीज की डिटेल मौजूद है, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल नाउ, एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ, ठीक है. आपको देख लीजिए ना, गाड़ी ट्रांसफर कराने जाते हैं, गाड़ी कार्ड बन जाता है, अंगूठा लगता है, ठीक है, उसमें सारी चीजें आपकी आ गई, उसमें एनआईसी पे आपका बायोमेट्रिक पे सारा चढ़ गया, आपको मोबाइल हो गया, आपका बैंक अकाउंट हो गया, आपको कौन सी ऐसी चीजें जो आप नहीं खरीद सकते. घर लेने जाएं, घर के लिए भी आपकी सारी फिंगरप्रिंटिंग होती है. तो आप मुझे बताएं आपका बचा क्या. जी हमारे साथ कॉलर मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी आप कौन बोल रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अवैस बोल रहा था. जी जी बताइए. मैं अभी बात कर रहा था, मैं अनवर काशिफ साहब से बात कर रहा हूँ. जी जी मैं बात कर रहा हूँ. नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग बाहर ओवरसीज रहते हैं, जी क्या उनके ऊपर वो टैक्स हो रहा है, इनकम टैक्स? देखें आप और कोई सवाल तो नहीं आपका, यही बात पूछना चाह रहे हैं? जी हाँ जी मैं जवाब देता हूँ आपको, मैं जवाब देता हूँ. देखें ये एक नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी है जो लॉ में प्रोवाइडेड है, और बड़ी कैटेगरी उसमें है कि आप 183 दिन से अगर कम पाकिस्तान में रहेंगे तो आप जो हैं वो पाकिस्तान के लिए नॉन रेजिडेंट है और पाकिस्तान में आपको टैक्स नहीं देना. लेकिन कोई इनकम आपकी पाकिस्तान से जनरेट हो रही है तो आपको उस पर टैक्स देना, लेकिन बाहर की इनकम पे नहीं देना अगर आप 183 डेज से. अब इस साल जो है बजट में उन्होंने बड़ा उसको और ज्यादा क्लैरिफाई कर दिया है. उन्होंने ये कहा है कि आपको कहीं ना कहीं का टैक्स रेजिडेंट होना पड़ेगा. अगर आप कहीं के टैक्स रेजिडेंट नहीं है तो पाकिस्तान के टैक्स रेजिडेंट होंगे. तो इसलिए आपको कहीं जहां भी आप जिस जुरिडिक्शन में भी रहते हैं, जिस जगह पे आप काम करते हैं, वहां से अपना स्टेटस एक टैक्स रेजिडेंट का हर साल निकाल के अपने साथ रख लें. इसलिए जब आप पाकिस्तान वापस आएंगे तो कभी भी ये सवाल हो सकता है, या कोई आपकी प्रॉपर्टी रिपोर्ट हुई, कोई आपका बैंक अकाउंट रिपोर्ट हुआ, या कोई यहाँ पे आपने एज ए नॉन रेजिडेंट को इनकम आपने फाइल की, तो आपके स्टेटस के बारे में वो सवाल पूछेंगे कि आप किसी ना किसी कंट्री के आपको नॉन रेजिडेंट होना जरूरी है. तो वो स्टेटस अपना आप मेंटेन करें, और वहां से अथॉरिटीज जो हैं हर मुल्क की आप जो हैं वो आपको स्टेटस दे रही हैं कि आप अगर वहां पे रहते हैं तो आप टैक्स रेजिडेंट वहां के हैं. पाकिस्तानी सिटीजन आप यहाँ के हैं, लेकिन टैक्स रेजिडेंट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. हर आदमी को, हर जो काम करने वाला है उसको इस स्टेटस के बारे में इग्नोरेंस इस पे अब एक्सेप्टेबल नहीं होगी. अब आपको जो है इस पे खुद से उस अथॉरिटी के पास जाके अप्रोच करके अपना स्टेटस जो है वो वेरीफाई कराना है और आइडेंटिफाई कराना है. बहुत शुक्रिया. जी जी आप कुछ कह रहे थे? Sorry. I was just saying that people need to start filing the returns. It's a definite process now कि हमें करना बहुत जरूरी हो गया है. ताकि एक तो आप वक्तन हर जगह टैक्स विदहोल्ड हो रहा था. ठीक है. आपने जब रिटर्न नहीं फाइल किया तो वो टैक्स आपका चला जाता है, आप ना पूछते हो, ना आपके मोबाइल सिम आप पैसे डालते हो, 100 रुपए आपके उसमें पैसे कट जाते हैं, ठीक है, विदहोल्ड होकर ऑलरेडी जमा हो जाते हैं. आधे से ज्यादा बैंक्स में आप विदहोल्डिंग अब तो खैर फायदे से नहीं खत्म, लेकिन पहले भी जब आपने विड्रॉ किए आपके डिडक्शन हो गई सीधी, प्रॉफिट में अभी भी आपके होते, बाकी सारी चीजों के. तो जो आपने डिडक्ट करवाए हुए दैट इज अ टैक्स यू ऑलरेडी पेड फॉर. तो आप ये कह रहे हैं कि डेटा का प्रॉपर यूज करें तो नंबर ऑफ फाइलर्स बढ़ जाएंगे. बिल्कुल सर, बिल्कुल, एवरीथिंग इज देयर, सारी चीजें मौजूद तो हैं. इस समय विदहोल्डिंग पता लग जाती है ना. बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे पास निकाला. हमारे साथ मौजूद थे शिराज अहमद साहब. बेसिकली वो देखिए जी, हमें जो है मैचिंग और डेटा को यूटिलाइज करने की जरूरत है, और यूटिलाइज करने की जरूरत है. हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. अनवर साहब क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ. आपका क्या नाम है? रेहान आरिफ मैं बात कर रहा हूँ. जी रेहान साहब. मैंने पूछना ये था कि इसमें आपके शिराज साहब की राय मिल जाए कि ये अगर जो टैक्स अभी मैंने पिछले दिनों अपने आप को 2-3 साल के बाद एक्टिवेट किया है, अभी अगर
नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल मैं मेरी असेट्स प्लस या माइनस होते हैं और मैं उसमें उसको अपडेट इन बिटवीन करना चाहता हूँ, तो वो जो है वो वहाँ पे अगर मुझे क्या वो मैं ऑनलाइन जो उसकी एप्लीकेशन आती है क्या डायरेक्टली उसके ऊपर वो चीज ऐड कर दूं तो हो जाएगा, या मुझे फिजिकली डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा और उसके जो प्रूफ देने पड़ेंगे? ये चीज अगर मैं पूछना चाहता हूँ काइंडली इस पे मुझे पुट मी वाइज। जी बहुत शुक्रिया। हम आपका जवाब ब्रेक के बाद देते हैं। नाज़रीन, हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने कॉलर का जवाब देते हैं और अपने दूसरे मेहमान से बात करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हमसे हमारे कॉलर सवाल कर रहे थे कि जी उन्होंने अगर कोई एसेट फाइल किया, रिटर्न फाइल किया और उसके बाद उनकी एसेट में कोई वेरिएशन आता है, कोई कम होता है या ज्यादा होता है, तो उसके लिए क्या उनको ऑनलाइन जाके अपने स्टेटस को जमा कराना पड़ेगा और जो है उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए या नहीं? बेसिकली ये एक प्रोसेस है पूरा। देखें, आपने एक दफा रिटर्न फाइल कर दिया तो आपने अपना वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर दिया, और वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने के बाद अगर आपके असासों में वेरिएशन आ रही है, बढ़ रहे हैं और कम हो रहे हैं, तो आपको अगले साल के टैक्स रिटर्न में उसको एक्सप्लेन करना है। अगर एफबीआर को उस पर सवाल होगा तो वो आपको नोटिस दे सकता है। अगर एफबीआर ने आपका केस ऑडिट में हो तो उस वक्त आपसे तफसीलात मांग सकते हैं, लेकिन रिटर्न फाइल करते वक्त वो आपसे वो चीजें आपको उनके साथ नहीं अटैच करनी। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पॉलिटिशियंस के लिए सिर्फ नहीं है कि आमदन से ज्यादा असासे नहीं हो सकते, आम आदमी के लिए भी आपकी आमदन से ज्यादा आपके असासे नहीं हो सकते। ये आपको जहन में रखना पड़ेगा कि आपकी आमदन जितनी है उसने असासे आपके उसके रिकंसाइल होने चाहिए। तो ये हर पाकिस्तानी के लिए, सिर्फ पॉलिटिशियन के लिए नहीं है, किसी कोई हाई अप्स के लिए नहीं है, ये आम पाकिस्तानी के लिए भी है कि आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें, अपनी आमदनी से अपने असासे को रिकंसाइल करें, और अगर जो चेंज आता है, कोई असासा कम होता है, तो उसके आपके रीजन होना चाहिए। बाज और लोग बेच देते हैं अपने असासे, बाज लोग वक्त गिफ्ट कर देते हैं, तो उसके हिसाब से अपनी जो भी चेंज आया है उसको आप रिपोर्ट करें। एफबीआर को अगर सवाल होगा और एफबीआर को उस पर कोई ऑब्जर्वेशन होगी तो एफबीआर जो है आपसे उस पर सवाल पूछ सकता है। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल वहाब साहब ने, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब। आप मुझे पता है कि आप ट्रैवलिंग में हैं, लेकिन आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम बात कर रहे हैं इस वक्त हम बात कर रहे हैं जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीजन है, और हमारे पास हमने बात की पहले सेगमेंट में प्रॉफिट एंड डेट। अब डिविडेंड अगर आप देखें, लोग इन्वेस्ट कर देते हैं शेयर्स में, डिविडेंड आते हैं और टैक्स भी कट जाता है उस पर 15%, लेकिन उसके बाद भी लोग टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते। इसी तरह शेयर्स बेचते हैं, खरीदते हैं, कैपिटल गेन होता है तो टैक्स रिटर्न फाइल, तो ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, और उसमें जब आपका टैक्स कट जाता है तो फिर उसके बाद टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके ख्याल में कोई इतने बड़ी कबाहत है या उसमें कोई मुश्किलात हैं? इतनी बिल्कुल सही, इसमें किसी किस्म की कोई कबात नहीं है। अगर कोई टैक्स पेयर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स में और उसे डिविडेंड मिल रहा है, और वो जब शेयर की प्रोसीड रियलाइज करते हैं या डिस्पोज ऑफ करते हैं अपनी होल्डिंग, और उस पर कैपिटल गेन भी अगर उन्हें हो रहा है, तो कैपिटल गेन टैक्स भी जो है वो एनसीसीपीएल एट सोर्स डिडक्ट कर लेता है। तो जब टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो ही रहा है तो फिर सिर्फ रिटर्न फाइल करने में किसी किस्म की कबात नहीं होनी चाहिए पाकिस्तानी सिटीजन्स को। इसमें बस एटलीस्ट इसमें इनफैक्ट अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा। नहीं, लेकिन जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे होते, ये बेसिकली लोगों के अप्रहेंशन ये है कि वो वेल्थ स्टेटमेंट जो फाइल करते हुए उनके चीजें रिकंसाइल नहीं होती, तो ये जो एक बहुत बड़ा लोगों के लिए मसला होता है, जिसकी वजह से टैक्स रिटर्न फाइल करने से वो मतलब जो है गुरेज करते हैं। दूसरी चीज ये कि उनको ये उनका इंप्रेशन है या उनको ये डर होता है कि एफबीआर जो है उनसे बड़े इन्वेस्टिगेशन करेगा, उनको बड़े नोटिस देगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखें, एफबीआर आपको उस वक्त नोटिस भेजता है जब आपके एसेट्स जो हैं वो आपकी इनकम से ज्यादा हों, तब आपको डर होना चाहिए। अगर किसी टैक्स पेयर के पास एसेट्स उतने हैं जो उसकी अर्निंग से कवर हो रहे हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल के किसी भी टैक्स पेयर को या किसी भी सिटीजन को डरना चाहिए। हाँ, जहां तक बात आती है वेल्थ रिकंसिलिएशन की, तो वो आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी है। आपको जब से आपने अर्निंग स्टार्ट की हैं तब से आप अपनी सेविंग्स को एक्यूमुलेट कर लें, और जितने एसेट्स हैं आपके वो आप डिटरमाइन कर लें, आपकी वेल्थ एक दफा बन जाएगी। अब्दुल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, हमारे साथ एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हैं जनाब? जी, मियां शाहिद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, मेरा मसला ये था कि ये जो हम टैक्स रिटर्न की फाइल कर देते हैं जमा, जी, उसके 4-5 साल बाद फिर हमें नोटिस आ जाता है डिटेल ऑडिट का। ठीक है।
ये चीज खत्म होनी चाहिए। ये चीज एक बड़ा पैनिक करती है, क्योंकि 4-5 साल बाद जब आप एक चीज को खत्म कर चुके होते हैं, नोटिस भेजते हैं, उसमें मसाइल आ जाते हैं जी। और वो फिर करप्शन में चले जाते हैं कि जी इतने पैसे दे दो तो आपका टैक्स के ऑडिट को क्लियर कर देते हैं। तो ये चीज खत्म होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कितने साल बाद नोटिस आना चाहिए? नहीं चाहिए, जब रिटर्न फाइल कर दी उसको आप उसको फाइनल समझें और अगर उसमें कोई कबात है तो उसी वक्त बता दें। ठीक है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो लॉ में जो गुंजाइश है वो 6 साल की है कि 6 साल तक एफबीआर जो है वो आपको नोटिस दे सकता है। बात आपकी सही भी है किसी हद तक, इसलिए कि एक इंडिविजुअल आदमी रिटर्न फाइल करता है तो उसको 4-5 साल पुराने रिकॉर्ड निकालना, कंप्लायंस करना, उसके लिए कम्बसम प्रोसेस होता है और वो उसके लिए बड़ी डिफिकल्टी होती है कि उन डॉक्यूमेंट को गैदर करें। कुछ जगहों पे प्रॉपर्टीज बिक जाती है, उनके पेपर्स नहीं होते, कुछ जगहों में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, बैंक स्टेटमेंट्स नहीं होते। तो ये सूरत-ए-हाल है, बिल्कुल चैलेंज है। लेकिन इसको अब एफबीआर ने थोड़ा हद तक पॉलिसी मेकर्स ने इस तरह एड्रेस किया कि एक दफा आपका ऑडिट हो जाए तो 4 साल तक आपके का ऑडिट नहीं होगा। तो ये जो है इस तरह एड्रेस किया जाए। और मेरे ख्याल में आपकी बात सही कि 1 साल के अंदर अगर उनको कोई सवाल करना है, कोई चीज कोई वेरिएशन है उस पर बात करनी है, तो वो 1 साल में वो जो है वो पूछ सकते हैं। और वो अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी मांग सकते हैं। मेरे ख्याल में ये बड़ा वैलिड पॉइंट है और पॉलिसी मेकर्स को इसको जहन में रखना चाहिए, इसलिए कि 4-5 साल बाद ये बड़ा डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। कंपनीज के पास तो रिकॉर्ड होता है, इंडिविजुअल्स के लिए कि अपना रिकॉर्ड कैरी करें, उसको मेंटेन करें। तो मेरे ख्याल में ये आपकी बात है और आपके हमारे प्रोग्राम से तवज्जो से ये वहां पॉलिसी मेकर्स से जरूर पहुंचेगी और इस पे मेरे ख्याल में कोई ना कोई इकदाम होना चाहिए। जी अब्दुल वाहिद साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि इंडिविजुअल्स को सिर्फ एक फर्स्ट टाइम मेहनत करनी पड़ती है अपनी वेल्थ डिटरमाइन करने के लिए। वंस यू हैव डिटरमाइंड योर एसेट्स एंड यू हैव रिकनसाइल्ड इट विथ योर अर्निंग्स, फिर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। फिर उसके बाद आपको ईयरली बेसिस पर आपको सिर्फ अपने इंक्रीज और डिक्रीज जो भी आपको वेल्थ में हो रहा होता है उसे रिकनसाइल करना पड़ता है। तो बहुत ही ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। हर इंडिविजुअल, हर पाकिस्तानी सिटीजन जो पाकिस्तान में कमा रहा है और टैक्स भी पे कर रहा है, तो उसे ये बिल्कुल अपना रिटर्न टाइमली फाइल करना चाहिए। उससे इसमें इन्हीं का बेनिफिट है, क्योंकि अगर कोई टैक्स पे कर रहा है लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा तो उसकी इन्वेस्टमेंट पे जितना भी तो रिटर्न मिल रहा है उस पर डबल रेट ऑफ टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है। तो बजाय इसके कि आप डबल रेट से टैक्स पे करें, बेहतर ये होगा कि आप वन टाइम एक बार एफर्ट कर लें। लेकिन अब्दुल वाहिद साहब, डबल रेट पे टैक्स तो कट रहा है लेकिन एफबीआर वापस नहीं आ रहा। ये जो सवाल है ना, ये इस बात को मतलब लोगों को सेटिस्फेक्शन देता है, यार कोई बात नहीं, टैक्स कट गया और जो है अब हमें रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। ये जो वापस आने का सिलसिला है ये बहुत स्लो है। देखिए, इससे मैं ये कहूंगा कि अगर आप कोई किसी भी किस्म का टैक्स पे कर रहे हैं ना, तो आपके नाम पे वो रिपोर्ट ऑलरेडी सर हो रहा है। लेकिन अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते। अब्दुल वाहिद साहब हमारे साथ एक कॉलर है, जब मैं आपकी तरफ आता हूँ वापस। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मैं इमरान बात कर रहा हूँ कामरा से जी। ये जो हमारा टैक्स कट जाता है तनख्वाह से जी, तो इसके लिए कोई हमें कोई नंबर शंबर नहीं दिया जाता या कोई, मतलब वो तो कंटिन्यू हर महीने कटता रहता है जी। तो इसके लिए कोई ना कोई तरीकाकार होना चाहिए। जी मैं आपको बताता हूँ, इसका तरीका बड़ा आसान है। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब्दुल वाहिद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी। ये हमारे साथ हमारे कॉलर हैं, आप मौजूद हैं, तो आप ये बताएं कि ये जो उनका टैक्स कट जाता है, उनको एनटीएन नहीं कोई होता, तो एनटीएन अप्लाई करने का क्या तरीका है? देखिए, एनटीएन अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको fbr.gov.pk पे जाना है और वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है और आप अपनी प्रोफाइल एक बना के, जिस तरह आप एक जीमेल पर या कोई ईमेल एड्रेस बनाते हैं, सिंपली आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर डालना है, CNIC नंबर डालना है और आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। आपका एनटीएन नंबर उसी वक्त जनरेट हो जाएगा। जहां तक मैंने उनका सवाल समझा, वो ये भी पूछ रहे थे कि जो उनका टैक्स डिडक्ट हो जाता है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं मिलती, तो उसके लिए इनको अपने एम्प्लॉयर को परसू करना चाहिए कि जो उनकी तनख्वाह में से टैक्स काट रहा है, इनका फर्ज बनता है कि, और इनका राइट भी है कि वो अपने एम्प्लॉयर से मांगे कि जितना भी टैक्स उनके CNIC पर डिडक्ट होकर जमा हुआ है उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें अलॉन्ग विथ CPR क्या होता है, जो टैक्स नेशनल बैंक या हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में जमा हुआ है उसका एक रिसीट मिलती है। तो वो रिसीट के साथ एम्प्लॉयर एक सर्टिफिकेट देता है अपने एम्प्लॉइज को,
ताकि एम्प्लॉयज अपना रिटर्न फाइल करते वक्त उस टैक्स डिडक्शन का क्रेडिट ले सकें। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि ये जो है मतलब एम्प्लॉयर से भी ये चीज मांगनी चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो इस वक्त सूरत हाल है, हमारे पिछले जो हमारे मेहमान थे उन्होंने कहा डेटा को मैच और डेटा को प्रॉपर यूज नहीं किया जाए, तो आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं? इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ क्योंकि एफबीआर के पास इस वक्त काफी सारा डेटा जमा हुआ है। स्पेशली जब से आयरिस लॉन्च हुआ है उसके बाद से इनके पास जितने भी नॉन फाइलर्स हैं उन सबका डेटा जमा मौजूद है कि जिन जिन का डबल रेट ऑफ टैक्स से टैक्स डिडक्ट हो रहा है। तो एफबीआर की तरफ से ये एक थोड़ी सी कोताही है कि अभी तक उन्होंने उन लोगों को जिनका ठीक है, तो आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि एफबीआर को पूरा प्रॉपरली इसको मैचिंग करनी चाहिए और यूज करना चाहिए? करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके अब्दुल वासा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने देखा बड़ा आसान तरीका रट जाए तो आप अब वेब पोर्टल पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना टैक्स एनटीएन भी ले सकते हैं और आप अपना टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन आमदन से ज्यादा असासे नहीं होने चाहिए। आपकी जितनी आमदनी है उस पे ही असासे आपके बिल्टअप होने चाहिए। अगर आप डिक्लेयर सही नहीं करेंगे तो मिस डिक्लेरेशन होगी, एफबीआर सवाल करेगा। हमारे एक कॉलर ने बात की और बड़ी अच्छी बात है, लॉ में ये गुंजाइश भी है कि 1 साल के अंदर एफबीआर जो है कोई क्वेरी करनी है, कोई क्लैरिफिकेशन करनी है, कोई डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करनी है वो कर ले। अगर केस ऑर्डर में नहीं सेलेक्ट होता तो वो जो है वो उसको जरूरत नहीं है उसको नोटिस इशू करने की। एफबीआर को ये सोचना चाहिए कि जब भी नोटिस इशू करें वो कॉन्शियसली इशू करें, वो पर्पसली इशू करें और उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा पर्पस हो जिससे उनको रेवेन्यू भी आए और टैक्स फाइलर्स भी बढ़े। हमें ये एहसास एफबीआर को ये जरूरी ये एहसास होना चाहिए कि टैक्स फाइलर जो हैं बहुत फ्रेजाइल होते हैं, इनको पैम्पर की जरूरत है और आपको एक साथ साथ आपको अपने डेटा को भी यूज करने की जरूरत है, मैचिंग करने की जरूरत है ताकि टैक्स फाइलर पाकिस्तान के बढ़े। और जो हम 75 साल में जो हमारे पास नंबर्स हैं वो 3 मिलियन के, वो ऐसे नहीं है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का पोटेंशियल है। जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उस लिहाज से पाकिस्तान में, जैसे हम कहते हैं कि हमारे हिसाब से एटलीस्ट 1 करोड़ और आइंदा आने वाले वक्तों में 5 करोड़ टैक्स फाइलर होने चाहिए। हमें यहाँ अपने प्रोग्राम को क्लोज करना है। हम हमेशा ये बात कहते हैं, मजबूत टैक्स निजाम, मजबूत पाकिस्तान।